जरा सोचिए, सिर्फ 40 सालों में एक देश भयंकर गरीबी से निकलकर दुनिया की एक महाशक्ति बन जाता है। ये कहानी है चीन की। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे, और उनकी ये जो पूरी यात्रा है वो हमारे अपने देश भारत से कितनी अलग रही है। देखिए, आज से बस कोई 40 साल पहले की ही तो बात है। चीन की लगभग 90% आबादी गरीबी में जी रही थी। मतलब ये एक ऐसा देश था जो सचमुच भूखमरी और बहुत मुश्किलों से जूझ रहा था। और आज ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। ये गिरकर 1% से भी कम हो गया है। सोच सकते हैं, ये एक ऐसा बदलाव है जो शायद इतिहास में पहले कभी देखा ही नहीं गया। और ये जो जबरदस्त तरक्की है ना, ये विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की हिस्सेदारी में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या था इसके पीछे? तो चीन के इस चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा। उस दौर की उथल-पुथल को देखना होगा जो इसके ठीक पहले थी। कह सकते हैं ये शांति से पहले वाले तूफान का एक क्लासिक केस था। दशकों तक माओ त्से-तुंग और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में चीन में बस उथल-पुथल मची हुई थी। ये वो तस्वीर बिल्कुल नहीं थी जो आज हम देखते हैं, बल्कि एक बिल्कुल अलग और बेहद मुश्किल दौर था। अपमान की सदी के बाद, मतलब एक ऐसा दौर जब चीन विदेशी ताकतों के अधीन था, माओ का शासन शुरू हुआ। और ये शासन विनाशकारी अभियानों से भरा हुआ था। अब देखिए, देश को मॉडर्न बनाने के इरादे से कुछ नीतियां बनाई गईं, जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और गौरैया उन्मूलन। लेकिन ये नीतियां पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुईं। इनसे इतनी तबाही हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और नतीजा ये हुआ कि 1976 में जब माओ की मृत्यु हुई, तब तक एक अनुमान है कि उनकी नीतियों और उसके कारण जो अकाल पड़ा, उसकी वजह से लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। ये ये एक दिल दहला देने वाली संख्या है। तो इसी तबाही के बीच से एक नए नेता उभरे, डेंग शाओपिंग। और उनका चीन को फिर से खड़ा करने का तरीका बिल्कुल अलग था, बहुत प्रैक्टिकल था। वो आइडियोलॉजी पर नहीं, बल्कि नतीजों पर फोकस कर रहे थे। डेंग का जो फिलॉसफी था, वो किसी कठोर विचारधारा पर आधारित नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल सुधारों पर यकीन करते थे। जैसा कि उनका एक मशहूर कथन है कि नदी को पत्थरों को महसूस करते हुए पार करना। मतलब ये कि सावधानी से छोटे छोटे कदम उठाकर, प्रयोग करके और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना। तो उन्होंने एक एक करके माओ की जो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, उसे खत्म करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों को उनकी मेहनत का फल रखने दिया, कारखानों को अपने फैसले लेने की आज़ादी दी, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले और सबसे ज़रूरी, लोगों की शिक्षा में, स्किल्स में भारी निवेश किया। और इसका नतीजा ज़बरदस्त था। सफलता इतनी तेज थी कि शेंजन जैसी जगह, जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, लगभग रातों रात एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस में बदल गईं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय चीन ने ये सुधार शुरू किए, लगभग उसी समय उसका पड़ोसी देश भारत भी करीब-करीब उसी आर्थिक स्तर पर खड़ा था। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उनके रास्ते बहुत जल्द और बहुत नाटकीय रूप से अलग हो गए, और आज हम दो बिल्कुल अलग अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं। आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी असल में चीन से ज्यादा थी। जी हाँ, ज्यादा थी। लेकिन आज चीन बहुत आगे निकल चुका है। तो एक बड़ा अंतर शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। चीन की जो एक दलीय प्रणाली है, वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से पूरा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र में अक्सर विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियों के कारण इन चीजों में देरी हो जाती है। और ये जो अंतर है, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी साफ दिखाई देता है। एक उदाहरण लेते हैं, सेमीकंडक्टर का। ये वो छोटी चिप्स हैं जो हमारे सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब फोन, कंप्यूटर, सब कुछ चलाती हैं। चीन इस जरूरी इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए बहुत भारी निवेश कर रहा है, और ये चीज तकनीकी ज्ञान और शिक्षा पर उनके फोकस के एक बड़े अंतर को भी दिखाती है। सोचिए, जहां भारत में कई छात्रों को डीप टेक के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, वहीं चीन में ग्रेड 1 से ही कोडिंग और रोबोटिक्स जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये जो गैप है, इसे भारत आज भी भरने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन चीन के इस तेज स्टेट कंट्रोल्ड विकास की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। इसके साथ कई बड़े और विवादास्पद समझौते भी हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अविश्वसनीय तरक्की की असली कीमत क्या थी? देखिए, ये जो आर्थिक चमत्कार है, ये दबी हुई राजनीतिक स्वतंत्रता, सख्त सामाजिक नियंत्रण और मानवाधिकार से जुड़ी गंभीर चिंताओं की नींव पर बनाया गया था। चाहे वो 1989 का तियाननमेन स्क्वायर का नरसंहार हो, या फिर लोगों पर लगातार निगरानी, या फिर उइगर मुसलमानों के साथ व्यवहार का मामला हो, तो ये सब हमें विकास और लोकतंत्र के बीच के रिश्ते पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या तेज विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग करना जरूरी है? ये एक ऐसी दुविधा है जिससे आज दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के साथ साथ और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है।